Hi guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज की क्लास में हम ब्रांच अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे। आपको ये रिविजनरी नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखी है, प्लीज वॉच दैट, आई लिंक इट बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट, थैंक यू सो मच। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटर्स मेथड शुरू कर रहे हैं। डेटर्स मेथड में आपको 2 स्टेप्स में अपना आंसर परफॉर्म करना होता है। स्टेप नंबर 1, आप एचओ के जूते पहनोगे और आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे। एचओ के जूते पहनने का मतलब है कि आप एचओ की बुक्स के हिसाब से काम कर रहे हो। तो ब्रांच अकाउंट में जाती है सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें: ब्रांच की ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज, ब्रांच की क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज और एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाला लेन देन। प्रॉफिट और लॉस निकलता है बैलेंसिंग फिगर। जब आप ब्रांच अकाउंट बना रहे होते हो तो आपको वो ट्रांजैक्शंस नहीं देखनी होती जो सिर्फ ब्रांच की दुकान में हो रही है, जिसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी ब्रांच अकाउंट में नहीं जाती। कौन सी ट्रांजैक्शंस? जैसे ब्रांच के पेटी खर्चे, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, ये सारी वो ट्रांजैक्शंस है जो सिर्फ ब्रांच की दुकान में हो रही है, इसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको ये ब्रांच अकाउंट में नहीं भेजनी होती। ब्रांच अकाउंट में जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें: ब्रांच की ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज, ब्रांच की क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज और एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाला लेन देन। प्रॉफिट और लॉस आपका आता है बैलेंसिंग फिगर। अब ये हम याद कैसे रखते हैं? आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ओपनिंग एसेट्स डेबिट साइड पे जाएंगे। इसी से हम बाकी चारों को भी मेमोराइज कर लेंगे। ओपनिंग एसेट्स डेबिट पे हैं तो ओपनिंग लायबिलिटीज उसकी उल्टी साइड पे चली जाएंगी। क्लोजिंग एसेट्स ओपनिंग एसेट्स की उल्टी साइड पे जाएंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और क्लोजिंग एसेट्स की उल्टी साइड पे जाएंगी क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो बस ये याद रखो कि ओपनिंग एसेट्स डेबिट साइड पे जाने, ठीक है। ये हुआ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट कैसा होता है? हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड। आप डेबिट साइड पे ओपनिंग एसेट्स की लिस्ट लिखोगे, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग लायबिलिटीज की लिस्ट लिखोगे, बीच में साल भर के आप ट्रांजैक्शंस डालोगे, फिर आप क्लोजिंग एसेट्स लिखोगे क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग लायबिलिटीज डेबिट साइड पे लिखोगे और प्रॉफिट और लॉस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। सो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अगर एचओ ब्रांच को आईपी पे माल भिजवाता है तो क्या होता है? तो ब्रांच अकाउंट में 4 चेंजेस आ जाते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लेना होता है आईपी पे, और उसका लोड आपको क्रेडिट करना होता है। लोड्स हमेशा ऑपोजिट साइड पे हटते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आप आईपी पे लोगे डेबिट साइड पे और स्टॉक रिजर्व अकाउंट के थ्रू उसका लोड हटाओगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच आप डेबिट साइड पे आईपी पे लोगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे गुड्स सेंड टू ब्रांच डालोगे और उसका लोड आप क्रेडिट साइड पे डालोगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के थ्रू। जो रिटर्न्स होती है, ब्रांच जब एचओ को रिटर्न करता है तो वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगी आईपी पे और उसका लोड डेबिट साइड पे जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के थ्रू। और क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो हम आईपी पे लिखेंगे और उसका लोड हम डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का लोड आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है कि आप ब्रांच के शूज पहनते हो और आप मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाते हो। ब्रांच के शूज पहनने का मतलब है कि ब्रांच की बुक्स के हिसाब से एंट्री सोचनी है और कुछ रफ अकाउंट्स बनाने हैं। मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाने का मतलब है रफ अकाउंट्स बनाएंगे मिसिंग फिगर्स ढूंढने के लिए। तो स्टेप नंबर 2 में ये सारे वर्किंग नोट्स में हम मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाते हैं। तो कौन से मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर डेटर्स मेथड चल रहा है तो डेटर्स अकाउंट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स तब बनेंगे जब आपको कोई मिसिंग फिगर ढूंढनी है, ठीक है। एक बन सकता है मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, बन सकता है मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। कैश और पेटी कैश में क्या फर्क है? पेटी कैश मतलब छोटे खर्चों का कैश, और कैश मतलब जो सेल और डेटर से आपको पैसा आ रहा है, मोटा कैश, वो, ठीक है। इसके अलावा बन सकता है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इन सब अकाउंट्स के आगे हम मेमोरेंडम लिखते हैं। ये सब वर्किंग नोट्स में बनते हैं और तब बनेंगे जब आपको मिसिंग फिगर ढूंढनी है। पर डेटर्स अकाउंट तो आपका डेटर्स मेथड में बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। डेटर्स अकाउंट तो आपको बनाना ही बनाना है। इसके अलावा फर्नीचर का भी हम क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ सकते हैं। मैक्सिमम यही 5 आपके वर्किंग नोट्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आता, ठीक है। सो ये बात हो गई डेटर्स मेथड की। अब चलते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पे। लेट्स स्टार्ट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की रिवीजन। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा? आपको बनाना है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है? ब्रांच के गोडाउन में घुस के बनता है। यहाँ पे हम सारी चीजें लेते हैं आईपी आईपी आईपी। तो आपको ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों चीजें लेनी होती है आईपी आईपी आईपी। सेल्स आपको लेनी होती है एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे, और बैलेंसिंग फिगर बचता है डेबिट साइड पे सरप्लस। ये कब बचेगा? जब आपका सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से बड़ा होता है तो सरप्लस बचता है। किसी किसी क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि सरप्लस गिवन होगा तो हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? ब्रांच के गोडाउन में घुस के सारी चीजें आप लोगे आईपी पे। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक आएंगे आईपी पे। सेल्स आएगी एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे और सरप्लस तब बचेगा जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस। इसके अलावा हम बनाते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है? आप सारे लोड्स खींच खींच के बाहर निकालते हो। तो बैकग्राउंड में आपको बजाना है ट्रेडिंग अकाउंट। कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों चीजों को लो कॉस्ट पे।
स्टॉक अकाउंट बोलता है इनको आईपी पे लो, तो हमें इनके लोड्स को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। तो डेबिट साइड के लोड्स हटेंगे क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड का लोड आप क्रेडिट करोगे और क्रेडिट साइड वाली आइटम्स का लोड हटेगा डेबिट साइड पे, यानी कि रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक का लोड हटेगा डेबिट साइड पे। सेल्स पे आपको कभी भी लोड हटाना नहीं होता, सिर्फ इन 4 चीजों पे आप लोड हटाओगे। सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो पूरा का पूरा 100% फिगर आप क्रेडिट कर देते हो। एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा सरप्लस क्रेडिट हो जाता है, बैलेंसिंग फिगर बचता है हमारा जीपी। ठीक है, इसके अलावा एक अकाउंट हम बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आपको वो सारे खर्चे डेबिट करने होते हैं जो सारे कैश खर्चे हैं, यानी कि कैश में पे होने वाले हैं। और बैलेंसिंग फिगर निकलती है बाय ब्रांच पीएनएल, और ये पीएनएल में जाके डेबिट हो जाते हैं। ब्रांच के पीएनएल में आप ये सारे खर्चे डेबिट कर देते हो। इसके अलावा पीएनएल में आप नॉन कैश खर्चे भी भेजोगे, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे खर्चे पीएनएल में आप डायरेक्टली भेज दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर एडजस्टमेंट अकाउंट से उठ के आया होगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। इसके अलावा डेटर्स अकाउंट भी हम बनाते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ये बिल्कुल सेम है, जो डेटर्स मेथड में डेटर्स अकाउंट बनता है वही सेम है। डेबिट साइड पे आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न जब भी होती है वो क्रेडिट सेल्स में से ही माइनस की जाती है। क्रेडिट साइड पे आप वो सारी आइटम्स डालोगे जिनसे डेटर का बैलेंस कम होता है। इसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हम तब बनाएंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगा हो, और इसमें बस हम क्रॉस पोस्टिंग्स कर रहे हैं। जहां जहां स्टॉक अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच यूज हुआ है वो एज इट इज क्रॉस यहाँ पे पोस्ट हो जाता है, और जहां जहां एडजस्टमेंट अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट यूज हुआ है वो यहाँ पे क्रॉस पोस्ट हो जाता है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब आप गुड्स भिजवाते हो ब्रांच को तो आईपी पे क्रेडिट साइड पे डालोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालोगे आईपी पे, उसका लोड हट जाएगा डेबिट साइड पे। फिर जब रिटर्न्स आते हैं तो वो डेबिट साइड पे जाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे, और उसका लोड क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है ना। तो गुड्स भिजवाना और रिटर्न स्टॉक अकाउंट के थ्रू पोस्ट होगा, और लोड्स एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पोस्ट होंगे, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा एचओ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में आप इस फिगर को क्रेडिट करते हो। क्या लॉजिक होता है कि एचओ की परचेजेस में सारी परचेजेस जुड़ी हुई हैं, एचओ की भी और ब्रांच की दुकान के लिए भी। तो इसीलिए हमने जो ब्रांच की दुकान के लिए परचेजेस किए, यानी कि ब्रांच को जो माल भिजवाया वो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते हो। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का क्या मतलब है कि अगर कोई लॉस आम बात है कि ये होता ही होता है तो वो नॉर्मल लॉस है। अगर कोई ऐसी बात है जो आम बात नहीं है, यानी कि थेफ्ट हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, वो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको स्टॉक अकाउंट में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आईपी पे क्रेडिट करना होता है, और एडजस्टमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस का लोड डेबिट करना होता है, और नॉर्मल लॉस को आईपी पे आपको डेबिट करना होता है। ठीक है ना। और एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है वो आपकी पीएनएल में चार्ज हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस तो पूरा का पूरा आईपी पे उठ के स्टॉक अकाउंट से क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट हो गया एडजस्टमेंट अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस 2 टुकड़ों में ट्रीट होता है। पहले आप इसका लोड डेबिट करते हो एडजस्टमेंट अकाउंट में, फिर आप पीएनएल में एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को डेबिट करते हो। ठीक है। ये सारी बातें हो गई स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की। अब चलते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि एचओ जो है वो अपनी दुकान पे होलसेल में माल बेचता है, और होलसेल प्राइस पे ही वो ब्रांच को माल सप्लाई करता है। और ब्रांच हमने खोल दिया एक रिटेल ब्रांच, रिटेल में माल बेचने के लिए। तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉफिट देखना होता है, रिटेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस वाला प्रॉफिट देखना होता है। यानी कि ब्रांच ने ओवर एंड अबव होलसेल प्राइस जो माल बेचा है उससे कितना फायदा हो रहा है, एक्स्ट्रा फायदा। हमारा सिर्फ सरप्लस पे फोकस होता है। तो जब हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं हमारा फोकस सिर्फ सरप्लस पे होता है। कॉस्ट आईपी वाले क्वेश्चन में हम बोलते हैं लोड्स भी ले लो, जो एचओ ने ब्रांच से ज्यादा कमाया वो भी ले लो, और जो ब्रांच ने एक्स्ट्रा महंगा बेच के कमाया वो भी ले लो, सारे प्रॉफिट्स ले लो। पर होलसेल प्राइस वाले क्वेश्चन में हमारा फोकस ये रहता है कि सिर्फ सरप्लस पे फोकस करो। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालते हैं ब्रांच का प्रॉफिट, हम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट नॉर्मली बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ आईपी पे लेते हैं, सेल्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लेते हैं, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर बचता है। पर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते टाइम हम कोई लोड्स नहीं लेते, हम विदाउट लोड्स एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ सरप्लस लेते हैं, वही हमारा जीपी निकल के आ जाता है। या फिर मेथड नंबर 2, आप ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालते हो, तो ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ आप लेते हो आईपी पे। ठीक है। क्योंकि अब ब्रांच के अकाउंट्स बनाते टाइम हमने लोड्स को कंसिडर नहीं किया, तो एचओ को अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में 3 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उसको गुड्स एंड टू ब्रांच आईपी पे लेना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट करना पड़ता है, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व डेबिट करना पड़ता है। एचओ के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में 3 एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। और हमसे वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी मांग सकता है बनाने के लिए। स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आप क्रेडिट करते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, यही जाके इस साल एचओ के पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये इस साल हम कहते हैं कि ये कमा लिया होगा एचओ ने। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व एक नया स्टॉक रिजर्व आप क्रिएट करते हो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे, वो एचओ के पीएनएल में डेबिट होता है और स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आपने ये नया स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया, यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है साल के एंड में। ठीक है। सो दिस इज माय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। आप ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट करो, फिर डेबिट साइड पे आप ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डालो जो कि एचओ के पीएनएल में क्रेडिट हो रहा है।
फिर आप एचओ के P&L में डेबिट करके क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रिएट करो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस होलसेल प्राइस खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है, सबसे पहले हमें रिकंसिलिएशंस करनी होती है। एचओ की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस, ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट बैलेंस हमेशा बराबर होने चाहिए, पर वो करके नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशंस। तो एचओ के टीबी में ब्रांच का डेबिट और ब्रांच के टीबी में एचओ का क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा होगा, तो आपको रिकंसिलिएशंस पास करनी है। तो रिकंसिलिएशन एंट्री कौन करेगा? अगर एंट्री रिकॉर्ड नहीं की तो जिस पार्टी ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की वो रिको एंट्री पास करेगा। अगर इनकरेक्ट एंट्री पास हुई है तो जिस पार्टी ने इनकरेक्ट एंट्री पास की है वो ठीक करेगा। और अगर आइटम ट्रांजिट में है तो रेसिपिएंट पार्टी ट्रांजिट की एंट्री की बुकिंग करता है। ठीक है, दोनों पार्टीज बुक नहीं करती। तो सबसे पहले ट्रिकी एंट्रीज देख लेते हैं। ये सारी 100% एंट्रीज यहाँ पे कवर्ड है, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में। सबसे पहली एंट्री है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। खर्चा किसका है? ब्रांच का। तो खर्चा डेबिट करेगी ब्रांच, बैंक क्रेडिट करेगा एचओ। तो ये एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है। एचओ एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, खर्चा एचओ बुक करेगा, बैंक क्रेडिट कर लेगी ब्रांच। तो एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच को पैसा देना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ से पैसा लेना है। एचओ एक्सपेंसेस चार्जेबल और एलोकेटेड टू ब्रांच, यानी कि एचओ ने अपने खर्चे ब्रांच को एलोकेट किए हैं, तो एचओ अपने खर्चे क्रेडिट कर लेगा, वहां पे ब्रांच खर्चा बुक कर लेगी। एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है। इनकम एलोकेटेड बाय ब्रांच टू एचओ, यानी कि एचओ ने अपनी इनकम में बुक कर रखा है तो एचओ अपनी इनकम घटाएगा, इनकम डेबिट करेगा और वहां पे ब्रांच इनकम बुक करेगी। और एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच को पैसा देना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ से पैसा लेना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ ब्रांच बाय एचओ, ब्रांच के डेटर का पैसा लेके बैठ गया एचओ, तो एचओ बैंक को डेबिट करेगा, डेटर्स को क्रेडिट करेगी ब्रांच। ये एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच को पैसा देना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ से पैसा लेना है। परचेजेस बाय ब्रांच पेड बाय एचओ, परचेजेस किसके? ब्रांच के। परचेजेस डेबिट करेगी ब्रांच, बैंक क्रेडिट करेगा एचओ। तो एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है। सप्लायर्स ऑफ एचओ पेड बाय ब्रांच, सप्लायर किसके? एचओ के। तो एचओ क्रेडिटर को डेबिट करेगा, बैंक को क्रेडिट कर लेगी ब्रांच। तो एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच को पैसा देना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ से पैसा लेना है, एचओ डेबिट। एफडी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ एचओ, अब किसने कलेक्ट कर लिया? किसने कलेक्ट कर लिया? एफडी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय ब्रांच, तो बैंक डेबिट करेगी ब्रांच और इनकम क्रेडिट करेगा एचओ, इनकम बुक करेगा एचओ। एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है। इसके अलावा आती है फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज। ये किसके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? ये ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिसमें दो केसेस हो सकते हैं कि अकाउंट्स ब्रांच खुद मेंटेन कर रही है या अकाउंट्स एचओ मेंटेन कर रहा है। अगर ब्रांच मेंटेन कर रही है और उसमें केस A1 है, पेमेंट कर दी ब्रांच ने, तो ऐसे केस में एचओ को कोई एंट्री पास नहीं करनी, ब्रांच बोलेगी मैंने एफए डेबिट करना है, मैंने कर लिया और मैंने ही पेमेंट कर दी। पर अगर पेमेंट कर देता है हेड ऑफिस और अकाउंट्स मेंटेन कर रही है ब्रांच, तो एफए तो डेबिट कर लेगी ब्रांच, पर पेमेंट कर दिया एचओ ने तो बैंक क्रेडिट करेगा एचओ। अब ये एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है। ठीक है, अकाउंट्स बाय एचओ, अगर अकाउंट्स एचओ मेंटेन कर रहा है और पेमेंट कर दी ब्रांच ने, तो क्या होगा? एफए डेबिट कर लेगा एचओ, बैंक क्रेडिट करेगी ब्रांच। एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच को पैसा देना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ से पैसा लेना है। पेमेंट एचओ कर रहा है पर अकाउंट्स मेंटेन भी एचओ ही कर रहा है, तो ऐसे केस में ब्रांच तो कोई एंट्री पास नहीं करेगी, एचओ ही एफए भी बुक कर लेगा और एचओ ही बैंक से पेमेंट भी कर देगा, बात खत्म। और ऐसे केसेस में जब भी एचओ ब्रांच का फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो लिख देता है ब्रांच फिक्स एसेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगी? B1 एंड B2 की यहाँ पे गिवन है, A1 एंड A2 की भी डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए केसेस में एंट्री होगी क्या होगी? डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स भी ब्रांच मेंटेन कर रही है तो डेप्रिसिएशन बुक करेगी ब्रांच और अपना फिक्स एसेट्स क्रेडिट कर लेगी, एचओ की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। पर अगर अकाउंट्स एचओ मेंटेन कर रहा है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे बुक होगी? ब्रांच बोलेगी मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा है, पर फिक्स एसेट्स क्रेडिट करेगा एचओ, तो ये एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ बोलेगा मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच बोलेगी मुझे एचओ को पैसा देना है, क्योंकि एचओ की बुक्स के फिक्स एसेट्स को यूज कर रही है ब्रांच और खर्चा ये ब्रांच का है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांजिट आइटम्स की एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिट आइटम्स में रेसिपिएंट पार्टी बुक करती है एंट्री, तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, एचओ ने गुड्स भिजवाए, ब्रांच को नहीं मिले, तो एचओ कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ब्रांच बुक करेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। कैश इन ट्रांजिट है, कैश ब्रांच ने भिजवाया, एचओ को नहीं मिला, तो रेसिपिएंट पार्टी एचओ है तो एचओ बुक करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ब्रांच कोई एंट्री पास नहीं करेगी। कैश इन ट्रांजिट जिसमें एचओ ने कैश भिजवाया और ब्रांच को नहीं मिला, तो एचओ कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ब्रांच कैश इन ट्रांजिट टू एचओ की एंट्री पास करेगी। लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट में ये देखा जाता है कि लॉस किसको बुक करना है, तो गुड सेंड बाय एचओ डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, स्टोलन इन ट्रांजिट, लॉस टू बी बॉर्न बाय एचओ, तो लॉस इन ट्रांजिट डेबिट करेगा एचओ और ब्रांच को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसने पहले डेबिट कर दिया था, जब गुड्स भिजवाए थे तो उसने ब्रांच को डेबिट कर दिया था, तो अब वो हटाना पड़ेगा उसका इफेक्ट, क्योंकि ब्रांच को तो कभी गुड्स मिले ही नहीं, तो ब्रांच पास करेगी नो एंट्री।
ठीक है ना। उसके बाद इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि दो बड़े बच्चे आपस में डीलिंग कर रहे हैं, पर वो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस कि हम एचओ से डील कर रहे हैं। तो क्या एंट्री पास होगी? अगर ए ने बी से गुड्स रिसीव किए तो ए बोलेगा मुझे तो एचओ ने माल भेजा है, तो गुड्स फ्रॉम एचओ टू एचओ बुक करेगी। बी क्या बोलेगी? मैंने एचओ को माल दिया, तो एचओ टू गुड्स एंड एंट्री हो जाएगी। एचओ क्या एंट्री पास करेगा? एक नेट एंट्री, रेसिपिएंट ब्रांच डेबिट टू सप्लाइंग ब्रांच। रेसिपिएंट ब्रांच है ए डेबिट टू बी एंट्री पास करेगा हेड ऑफिस। नेक्स्ट केस है ब्रांच ए इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। तो ए बोलेगी मैंने एचओ के बिहाफ पे खर्चा किया, तो एचओ डेबिट टू कैश एंट्री बुक कर लेगी। बी बोलेगा मेरा खर्चा एचओ ने पे किया, तो खर्चा डेबिट टू एचओ बी बुक कर लेगा एंट्री। एचओ क्या एंट्री पास करेगा? एचओ नेट एंट्री पास करेगा। एचओ क्या कह रहा है? ए ने बोला कि एचओ के लिए मैंने खर्चा बुक किया, तो इसका मतलब एचओ बोलेगा एक्सपेंस डेबिट टू ए। फिर बी ने बोला कि मेरा खर्चा एचओ ने बुक किया, तो एंट्री पास करनी चाहिए एचओ को बी डेबिट टू कैश, पर एक्चुअल में ना कोई खर्चा है ना कोई कैश पेमेंट हो रही है, तो नेट एंट्री होगी बी डेबिट टू ए। तो एंट्री पास कर लेगा हेड ऑफिस बी डेबिट टू ए। ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन। साल के एंड में एचओ को एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एचओ और ब्रांच के बैलेंसेस को मर्ज करके दिखाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड बैलेंस शीट, या हम प्यार से बोलते हैं एचओ और ब्रांच की हैप्पी फैमिली फोटो। तो उसके लिए एचओ को क्या करना होता है? ब्रांच के टीबी को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करना होता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कि एचओ ने ब्रांच को गप करके खा लिया। तो गप करके खाने की एंट्रीज क्या होती है एचओ की बुक्स में? अगर आपको एसेट्स गप करके खाने हैं तो एसेट्स टू ब्रांच, लाइबिलिटीज गप करके खानी है तो ब्रांच टू लाइबिलिटीज, और प्रॉफिट गप करके खाने है तो एंट्री होती है ब्रांच टू पीएनएल। ये शॉर्ट मेथड है, हम हमेशा शॉर्ट मेथड ही प्रेफर करते हैं। एक लॉन्ग मेथड भी होता है, पर हम हर क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप इनकॉर्पोरेशन कर लेते हो तो एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट टैली हो जाता है। तो आप पहले टीबी से ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करते हो, फिर आप प्रॉफिट और लाइबिलिटीज खा जाते हो, एसेट्स भी खा जाते हो उसके, और अगर कोई रिको एंट्रीज होती है तो वो भी पोस्ट कर देते हो, और आपका ब्रांच अकाउंट टैली हो जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब चलते हैं फॉरेन ब्रांचेस पे। फॉरेन ब्रांचेस में क्या होता है? फॉरेन ब्रांचेस में एक बड़ी बच्ची होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, जो कि बाहर जाके बैठ जाती है। इंडिया से बाहर जाके वो काम कर रही है, मान लो यूएसए में वो काम कर रही है, डैड आपके इंडिया से काम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि एचओ जो है वो रुपीज में काम कर रहा है, ब्रांच डॉलर्स में काम कर रही है। साल के एंड में एचओ को ब्रांच को अपने साथ मर्ज करके दिखाना है, हैप्पी फैमिली फोटो बनानी है, यानी कि एचओ ने ब्रांच को गप करके खाना है। पर क्योंकि ब्रांच डॉलर्स में है, तो एचओ जब उसको गप करके खाने जाता है तो एचओ को जोर से करंट लगता है। एचओ बड़ी शार्क है, ब्रांच छोटी मछली है, तो एचओ ब्रांच को गप करके खाने गया और एचओ ब्रांच को गप करके खा नहीं पाया, क्योंकि ब्रांच की फिगर्स डॉलर्स में आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉलर वाला टीबी कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज वाले टीबी में, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करो कि ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल बोलेगा तो इंटीग्रल मान के सॉल्व करना है, नॉन इंटीग्रल बोलेगा तो नॉन इंटीग्रल के हिसाब से सॉल्व करना है, कुछ नहीं बोलेगा तो इंटीग्रल मान के सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो? कन्वर्जन रूल्स लगाते हो AS 11 के, और फिर आप एक्सचेंज डिफरेंस ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट करते हो। कन्वर्जन रेट्स क्या है? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या रेट्स आप अप्लाई करते हो? ओपनिंग स्टॉक के लिए आप ओपनिंग रेट अप्लाई करोगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप क्लोजिंग रेट अप्लाई करोगे, परचेज सेल खर्चे इनकम्स के लिए आप एवरेज रेट अप्लाई करते हो। पर अगर ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट आपको पता है तो वो आप अप्लाई करते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था मैनेजर्स कमीशन के केस में, जहां पे हमने क्लोजिंग रेट यूज किया था। ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप डेट ऑफ परचेज वाला रेट लेते हो। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के लिए आप क्लोजिंग रेट लेते हो, और एचओ रिलेटेड आइटम्स के लिए आप एचओ के टीबी में से ये सारी फिगर्स उठा लेते हो। ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस आता है, जो कि अगर डेबिट साइड पे बच रहा है तो आप एक्सचेंज लॉस की तरह ब्रांच के पीएनएल में डेबिट कर दोगे, और अगर क्रेडिट साइड पे बचेगा तो वो एक्सचेंज गेन है, तो आप ब्रांच के पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आपको एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है टीबी में, तो हमने 3 एडजस्टमेंट देखी थी, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन को टीबी में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है? आप फिक्स्ड एसेट्स को कम कर देते हो टीबी में, और एक न्यू डेबिट क्रिएट कर देते हो डेप्रिसिएशन के नाम का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है? आप खर्चे बढ़ा देते हो और आप एक न्यू क्रेडिट क्रिएट कर देते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम का। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है? आप खर्चे रिड्यूस करते हो और एक न्यू डेबिट क्रिएट करते हो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कन्वर्ट करने के रूल्स क्या होते हैं? बिल्कुल इंटीग्रल वाले ही रेट्स होते हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन को आप क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करने लगते हो, और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है तो वो भी क्लोजिंग रेट पे ही कन्वर्ट होगी। एक्सचेंज डिफरेंस को आपको पीएनएल में नहीं भेजना, अब आपको बैलेंस शीट में भेजना है। ये 2 चेंजेस आ जाते हैं नॉन इंटीग्रल के केस में। ठीक है। इसके बाद हमारा बस एक लास्ट टॉपिक था फॉरेन हेड ऑफिस, जिसमें आपका एचओ बाहर से ऑपरेट कर रहा होता है और आपकी ब्रांच इंडिया में होती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच इंडिया से ऑपरेट कर रही है और एचओ आपका बाहर है। तो ऐसे केस में क्या होगा?
एचओ बड़ी शार्क है और ब्रांच छोटी मछली है, तो एचओ ब्रांच को गप करके खाने जाएगा, यानी कि साल के एंड में एचओ ब्रांच को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करता है, तो एचओ ब्रांच को गप करके खाता है, पर वो फिर से गप करके खा नहीं पा रहा क्योंकि ब्रांच रुपीज में काम कर रही है, तो ब्रांच को कन्वर्ट होना पड़ेगा। कन्वर्ट हमेशा ब्रांच ही होगी, तो रुपीज वाला टीबी आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि एचओ उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। जब आप फॉरेन ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हो टीबी, तो वहां पे आपको डेटर्स दे रखा होगा $5000, क्योंकि आपकी ब्रांच बाहर है और आपको रेट देगा कि $75 रेट चल रहा है, तो आप क्या करते हो 5000 इंटू 75 करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप डॉलर टू रुपीज जा रहे हो। पर फॉरेन एचओ के केस में क्या होता है कि आपको वो देगा, डेटर्स है $5000 के, क्योंकि आपकी ब्रांच इंडिया में होगी, और आपको रेट बता देगा $75 रेट चल रहा है, तो आपको क्या करना है 5000 डिवाइडेड बाय 75 करना है, क्योंकि आप यहाँ पे रुपी टू डॉलर जा रहे हो। तो फॉरेन ब्रांच के केस में आप मल्टीप्लाई करोगे एक्सचेंज रेट से, फॉरेन हेड ऑफिस के केस में आप डिवाइड करते हो, रुपी टू डॉलर जा रहे हो तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा ब्रांच अकाउंट्स का रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।